ये इलाका इतना खुला और कच्चा है कि यहाँ हाई फेंस नहीं, नो पेट्रोलिंग का उतना प्रेशर और ऊपर से रात का अंधेरा सब मिलकर इसे स्मगलर और टेररिस्ट के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनाते। उस रात पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स ने भी हेल्प की, रास्ता क्लियर कराया गया, पेट्रोलिंग मूवमेंट कम किया गया ताकि किसी को शक ना हो। और फिर 6 हेवीली ट्रेन टेररिस्ट जो पहले से ही JEM मतलब जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप में तैयार किए गए थे, धीरे धीरे उसी कच्चे रास्ते से इंडिया के बॉर्डर में आ जाते। टेररिस्ट ने इकाका सिही का गला काट कर उसे मार दिया, फिर उसकी टैक्सी लेकर रात के अंधेरे में आगे बढ़ गए। टेररिस्ट अचानक हथियार तानकर उनकी एसयूवी पर कूद गए। उन्होंने तीनों को नीचे उतारा, गाड़ी अपने कब्जे में ली और फिर एसपी ड्राइवर को रस्सियां बांधकर जंगल के अंदर फेंक दिया। उनका गला काटने की कोशिश की, शायद डर फैलाने की। इंडिया के सबसे सेफ प्लेसेस में से इंडियन एयरफोर्स का पठानकोट एयरबेस, जहां खड़े होते हैं देश के सबसे प्रीशियस फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, हथियार और वो सब कुछ। लेकिन 2 जनवरी 2016 पाकिस्तान से भेजे गए 6 टेररिस्ट ने इस एयरबेस में घुसकर वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। ये अटैक सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच शुरू हुई पीस प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश थी। ये अटैक एक सर्जिकल प्लान था जिसे जैश-ए-मोहम्मद ने तैयार किया था और जिसे प्लान किया था ऐसे टेररिस्ट जिन्होंने महीनों तक ट्रेनिंग ली थी, बॉर्डर सीखा था, रास्ते चुने थे और अंदर घुसने के लिए हर चीज की स्टडी की। पठानकोट अटैक की प्लानिंग पाकिस्तान के भवालपुर में बैठकर की। मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर और उसका भाई अबुल रऊफ असगर। क्योंकि दिसंबर 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बीच पीस टॉक शुरू हो चुकी थी। पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लाहौर तक जा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये पीस टॉक नहीं चाहिए था। टारगेट था पठानकोट एयरबेस पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे नजदीक एयरफोर्स का मेन वेसल कमांडर्स, हाई वैल्यू एसेट जैसे MiG-21S, Mi-25, Mi-35 हेलीकॉप्टर्स, रडार सिस्टम, एम्यूनेशन डिपोट्स। अगर यहाँ नुकसान होता तो इंडिया का भी बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट को इंडिया में घुसने के लिए वही रास्ता चुना जिसे अक्सर ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीज रिवर के पास का कच्चा अनसिक्योर्ड बॉर्डर एरिया। ये इलाका इतना खुला और कच्चा है कि यहाँ हाई फेंस नहीं, तो पेट्रोलिंग का उतना प्रेशर और ऊपर से रात का अंधेरा सब मिलकर इसे स्मगलर और टेररिस्ट के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनाते। उस रात पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स ने भी हेल्प की, रास्ता क्लियर कराया गया, पेट्रोलिंग मूवमेंट कम किया गया ताकि किसी को शक ना हो। और फिर 6 हेवीली ट्रेन टेररिस्ट जो पहले से ही JEM मतलब जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप में तैयार किए गए थे, धीरे धीरे उसी कच्चे रास्ते से इंडिया के बॉर्डर में आ जाते। लेकिन ये कोई आम टीम नहीं थी, ये अपने साथ पूरी एक मिनी वॉर रूम लेकर आए। 50 किलो एम्यूनेशन यानी इतने कार्टेज कि घंटों की फायरिंग हो सके, 30 किलो ग्रेनेड्स सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं बल्कि कंफ्यूजन फैलाने और ब्लास्ट बाय ब्लास्ट आगे बढ़ाने के लिए। AK-47 राइफल्स, इनकी स्टैंडर्ड वेपन चॉइस, मोटर राउंड्स, GPS डिवाइस, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इन्हें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दे सके। इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म्स ताकि अंदर पहुंचकर वो आसानी से घुल मिल जाए और सिक्योरिटी फोर्स कंफ्यूज हो जाए। इंडिया में घुसते ही उन्होंने वही किया जो हर ट्रेन इन्फर्टर करता है, घने जंगलों की तरफ मुड़ गए, क्योंकि ये जंगल BSF की सर्विलियंस से थोड़ा हटकर है। यहाँ रात में थर्मल सर्विलियंस भी कमजोर है। ये 6 टेररिस्ट धीरे धीरे पठानकोट की तरफ बढ़ने लगे ताकि अपने टारगेट इंडियन एयरफोर्स बेस तक बिना किसी डिटेक्शन के पहुंच सके। 31 दिसंबर 2015 रात के करीब 9 बजे ये टेररिस्ट पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर चुके और अब उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, एक गाड़ी, ताकि वो सीधा पठानकोट एयरबेस तक पहुंच सके। टैक्सी ड्राइवर का इकागा से एक बिल्कुल आम इंसान, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने पूरी कहानी ही बदल दी। टेररिस्ट ने टैक्सी को रोका। इकागर ने सोचा शायद कोई आम सवारी होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके सामने बंदूक तनी हुई। टेररिस्ट ने गाड़ी छीनने की कोशिश की, लेकिन इकागर पीछे नहीं हटा, वो उससे भिड़ गया। टेररिस्ट ने इकागर सिही का गला काट कर उसे मार दिया, फिर उसकी टैक्सी लेकर रात के अंधेरे में आगे बढ़ गए।
कुछ ही किलोमीटर बाद टैक्सी का टायर फट गया। टेररिस्ट जंगल के अंदर थे और अब उन्हें दूसरी गाड़ी की जरूरत थी। टेररिस्ट पठानकोट की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उनके पास अब बाइक नहीं थी। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें वो आसान से छिपकर बिना शक के एयरबेस के बिल्कुल करीब तक पहुंच सके। उसी वक्त उसी रास्ते से आ रही थी पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी। एसपी अपने ड्राइवर और एक दोस्त राजेश कुमार, जो पेशे से ज्वेलर थे, उनके साथ गुरुद्वारे से लौट। जैसे ही उनकी एसयूवी उस सुनसान इलाके में पहुंची, टेररिस्ट ने आगे आकर रास्ता रोक दिया। एसपी को, उनके ड्राइवर को और राजेश को शुरुआत में लगा कि कोई पुलिस चेकिंग या लोकल झगड़ा हो, लेकिन अगले ही पल हालात बदल गए। टेररिस्ट अचानक हथियार तानकर उनकी एसयूवी पर कूद पड़े। उन्होंने तीनों को नीचे उतारा, गाड़ी अपने कब्जे में ली और फिर एसपी ड्राइवर को रस्सियां बांधकर जंगल के अंदर फेंक दिया। उनका गला काटने की कोशिश की, शायद डर फैलाने की, या इसलिए कि वो किसी भी तरह उनका चेहरा याद न रखता। लेकिन राजेश बच गए। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो किसी तरह पुलिस तक पहुंचे और पूरी कहानी बताई। उधर टेररिस्ट एसपी की महिंद्रा एक्सयूवी लेकर पठानकोट एयरबेस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बेस से ठीक पहले, ताकि कोई सीसीटीवी उन्हें गाड़ी से लिंक न कर पाए, उन्होंने गाड़ी कुछ दूरी पर छोड़ दी और बाकी का सफर पैदल किया। इसका मतलब साफ था, प्लान बहुत सोचा समझा। वो नहीं चाहते थे कि इंडियन एजेंसियां गाड़ी के जरिए उनकी लोकेशन या मूवमेंट ट्रैक कर सके। जब टेररिस्ट ने एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनी और बाद में उसे एयरबेस के पास छोड़ दिया, तो वो अपना वॉकी टॉकी भूल गए, जो उनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये वॉकी टॉकी बाहर से आए टेररिस्ट और एयरबेस के अंदर या आसपास पहले से मौजूद उनके साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल होता था, ताकि अटैक एक फिक्स टाइम पर सिंक्रोनाइज तरीके से किया जा सके। इस डिवाइस के छूटे जाने से टेररिस्ट का अपना हैंडलर्स और अंदर मौजूद नेटवर्क से सीधा कांटेक्ट टूट गया, जिससे उन्हें न तो गार्ड की मूवमेंट की जानकारी मिल पाई और न ही सही टाइम पर अटैक शुरू करने का सिग्नल। इसी कारण उन्होंने तुरंत अटैक करने के बजाय जंगलों और परमीटर के पास शिप कर गए इंस्ट्रक्शन का इंतजार किया, जिससे पूरा ऑपरेशन लगभग 24 घंटे देर से एग्जीक्यूट हुआ। और ये साफ हो गया कि पठानकोट अटैक अचानक से नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग और अंदर बाहर के कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने हाई स्टेक सिक्योरिटी वाले पठानकोट एयरबेस में 6 टेररिस्ट आखिर घुसे कैसे। इसकी वजह सामने आती है अंदर से मिली पोटेंशियल हेल्प और पहले से कमजोर किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरबेस की लगभग 11 फीट ऊंची बॉर्डर वॉल के बिल्कुल पास लगे यूकेलिप्स के पेड़ों का टेररिस्ट ने फायदा उठाया। एक टेररिस्ट पेड़ पर चढ़ा और अपने वजन से पेड़ को दीवार की तरफ झुकाया, जिससे बाकी टेररिस्ट नायलॉन की रस्सी के सहारे दीवार पार कर गए। जिस जगह से घुसपैठ हुई, वहां के फ्लाइट साइज उस रात काम नहीं कर रही और रिपोर्ट्स भी इशारा करती है कि लाइट्स का एंगल जानबूझकर बदला गया हो सकता है। अंदर दाखिल होने के बाद टेररिस्ट एयरबेस के अंदर मौजूद डेंस एलिफेंट ग्रास में छिप गए, जिससे उन्हें मोमेंट कवर मिला। उनके पास जीपीएस डिवाइस थे, जिससे उन्हें पहले से पता था कि सोल्जर के रहने की जगह कहाँ है और एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर किस हिस्से में खड़े होते हैं। पूरा ऑपरेशन साफ तौर पर इस मकसद से किया गया था कि वे एयरक्राफ्ट और ब्लास्ट करके एयरबेस को हेवी स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचा सके। 1 जनवरी की सुबह करीब 3:30 जब टेररिस्ट ने एयरबेस के अंदर अपनी मूवमेंट शुरू की, तभी इंडियन एयरफोर्स के गार्ड कमांडोज की नजर उन पर पड़ गई और तुरंत एनकाउंटर शुरू हो गया। किसी शुरुआती फायर फाइट में सिक्योरिटी फोर्स ने तेज और एक्यूरेट एक्शन करते हुए 4 टेररिस्ट को मार दिया, लेकिन इस दौरान 2 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए और एक सोल्जर सीरियसली इंजर्ड हुआ। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया और इलाके की इंसेंटिव सर्च शुरू हुई, सिक्योरिटी एजेंसी को ये क्लियर होने लगा कि अटैक करने वाले टेररिस्ट के नंबर 4 नहीं बल्कि टोटल 6 थे, जिसका मतलब ये था कि दोनों टेररिस्ट अभी भी एयरबेस के अंदर कहीं छुपे हुए थे और खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 2 जनवरी के शाम जब सिक्योरिटी फोर्स एयरबेस के अंदर क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, तभी टेररिस्ट द्वारा पहले से छिपाया गया एक पावरफुल आईईडी अचानक फट जाता है। इस धमाके में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 3 कमांडो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं,
जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इंजरीज इतनी सीरियस होती है कि रात तक तीनों ब्रेव सोल्जर शहीद हो जाते हैं। इसी दिन जॉब कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विनर और डिफेंस सिक्योरिटी कोर के बहादुर जवान सूबेदार फतेह सिंह भी टेररिस्ट से मुकाबले के दौरान शहीद हो जाते हैं। अगले दिन 3 जनवरी की सुबह फिर से एयरबेस के अंदर गोलियों की आवाज गूंजती है, जिससे साफ हो जाता है कि टेररिस्ट अभी भी अंदर छुपे हैं। इसी दौरान एक और आईडी एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे एक एजेंसी ऑफिसर शहीद हो जाता है। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि टेररिस्ट सिर्फ सामने से शूटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि पीछे से लैंड माइंस और जाल बिछाकर सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंचाने की वेल प्लान स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे। 4 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्स को ये क्लियर हो गया कि एयरबेस के अंदर अब भी 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, जिसके बाद इस पूरे कैंपेन को फॉर्मल तरीके से ऑपरेशन ढांगू नाम दिया गया, क्योंकि ये एयरबेस ढांगू गांव के इलाके में स्थित है। इसके बाद इंडियन आर्मी, एनएसजी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर पूरे एयरबेस में ऑर्गेनाइज और इंटेंस सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान दोपहर के समय सिक्योरिटी फोर्स की एनकाउंटर एयरबेस एक बड़े स्टोर और लॉजिस्टिक एरिया के पास हुई, जिसमें भारी शूटिंग के बाद 5वां टेररिस्ट मार दिया गया। इसके बावजूद ऑपरेशन जारी रखा गया, क्योंकि एक टेररिस्ट के अभी भी जिंदा होने की अपरेंशंस बनी हुई। सबसे लास्ट में 5 जनवरी की शाम करीब 4:15 में सिक्योरिटी फोर्स ने आखिरी बचे 2 टेररिस्ट को भी मार दिया गया। इसी तरह लगभग 5 दिनों तक चले इस कॉम्प्रिहेंसिव एंड जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के बाद इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की कि पठानकोट एयरबेस में मौजूद सभी टेररिस्ट पूरी तरह इनएक्टिव कर दिए गए हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।